नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित और मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का वनडे एग्ज़ाम के लिए किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट बायोलॉजी लेकर के आया हूं। और आज मैं शुरू करेंगे जूलॉजी से, और ये होगा सेल चैप्टर। आप सब बायोलॉजी से आते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी शब्द ग्रीक के दो भाषा से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक के दो वर्ड से बना हुआ है बायोलॉजी। पहला है बायोज, दूसरा है लॉगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ, लॉगोज का मतलब होता है स्टडी। तो यहीं से क्लियर हो गया बायोलॉजी मतलब क्या होता है कि सजीव के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। सजीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो सजीव क्या है? जैसे कोई भी सजीव है तो उसको कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि सजीव ये है। तो सजीव वो है जो वृद्धि विकास कर सकता है, जो गति कर सकता है, जो भोजन बना सकता है स्वपोषी, जो भोजन को ग्रहण कर सकता है, जो ऊर्जा अपने अंदर बना सकता है, जिसके शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, जो शोषण कर सकता है, ये सब क्या है? सजीव है। जो दौड़ सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ये भी सजीव है। तो सजीव वो है जो वृद्धि विकास कर सकता है, चल फिर सकता है, भोजन बना सकता है, शोषण कर सकता है, या फिर कहो तो भोजन को ग्रहण भी कर सकता है। ठीक है, ये सब सजीव है। देखो, सजीव दो तरह का होता है। एक प्लांट वाला सजीव होता है, एक एनिमल वाला सजीव होता है। प्लांट मतलब पेड़ पौधा, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन सजीव के बहुत सारे कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उसको सजीव कहते हैं। दूसरा सजीव होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, वो सजीव के बहुत सारे कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो सजीव है। जैसे हम लोग क्या हैं? जानवर हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जानवर ही है, एनिमल कहता है उसको। तो हम बायोलॉजी को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बोटनी। जैसे हम बायोलॉजी को बांटना चाहें तो एक होता है जूलॉजी, दूसरा होगा बोटनी। देखिए, जूलॉजी को हम कहते हैं जंतु विज्ञान, इसको कहते हैं जंतु विज्ञान, इसको कहते हैं पादप विज्ञान, मतलब वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब क्या है कि हम लोग जंतु विज्ञान में आते हैं, मतलब एनिमल है। एनिमल कह रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि हम लोग दूसरे कैटेगरी का है। इसमें भी कैटेगरी आता है कि हम लोग कौन सा जानवर है, होमो सेपियंस हैं। ठीक है, तो वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग यहाँ सिंपल बायोलॉजी पढ़ते फॉर वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये देखेंगे बोटनी है वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला जूलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि जूलॉजी का पिता कौन कहलाता है? अरस्तु एक बुक लिखा था, जूलॉजी के पिता, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु है। ये एक बुक लिखे थे, हिस्टोरिया एनिमलिज्म। ठीक है, इसी बुक में इन्होंने वर्णन किया था कि हम लोग सजीव जो है, मतलब जो जंतु है, वो कैसे कैरेक्टर को शो करता है इसी बुक में। तो सिंपली याद रखना है कि जूलॉजी का फादर कौन कहलाता है? अरस्तु। और अरस्तु का बुक है हिस्टोरिया एनिमलिज्म, इसी में एनिमल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया अरस्तु द्वारा। ठीक है, और बोटनी के फादर को कहते हैं थियोफ्रेस्टस, और इसका बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, इतना याद रखना। देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये किया था 1802 ईस्वी में। ठीक है,
बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला यही व्यक्ति था, और ये कई बार वनडे एग्जाम के किसी भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, लेमार्क और ट्रेविरियनस। कितने ईस्वी में? 1802 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए बायोलॉजी को हम दो शब्द से, ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायोज जिसका मतलब होता है लाइफ, लॉगोज जिसका मतलब होता है स्टडी, और हमने देखा कि लाइफ की स्टडी को ही क्या कहते हैं, हम बायोलॉजी कहते हैं सिंपली। और सजीव के बारे में भी हम लोग जान ही लिए कि क्या है सजीव। ठीक है, वही सजीव के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी दो भाग में बटा हुआ था, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। जूलॉजी का पिता कौन कहलाता है? अरस्तु। अरस्तु का बुक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, सॉरी एनिमलिज्म, क्योंकि वो एनिमल के बारे में बताया था, इसीलिए हिस्टोरिया एनिमलिज्म। हिस्ट्री समझते हैं ना, एनिमल के हिस्ट्री के बारे में बताया था कौन है? अरस्तु। इसीलिए कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी हु इज अरस्तु। तो उसके बाद देखें कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था 1802 ईस्वी में। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं कोशिका पर। सबसे पहला चैप्टर आप लोग हेडिंग डाल लो, कोशिका, सेल। सेल कोशिका है। देखो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो वो सबसे पहले जो कोशिका का खोज करने वाला था वो था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन किया था कोशिका का खोज? रॉबर्ट हुक। ये क्या था? मृत कोशिका की खोज। कौन सा कोशिका का खोज किया था? ये मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका को ही हम नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को क्या कहते हैं हम? नेफ्रोसिस कहते हैं। ये याद रखना कि रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका की खोज। ये कौन सा कोशिका की खोज किया था? मृत कोशिका की खोज। लेकिन ये किया था कॉर्क से। कॉर्क, कॉर्क मतलब पेड़ का छाल। पेड़ का जो छाल होता है ना गाछ का, उस गाछ के छाल को उधार के लाता था लैब में, उसको देखते रहता था उधार उधार के। अपने माइक्रोस्कोप खुद से बना लिया था ये रॉबर्ट हुक। इतना बड़ा वैज्ञानिक था, बता लो। माइक्रोस्कोप खुद से बनाया और गाछ के छाल को लाता था, उसको देखते रहता था क्या है, कैसे एंगल से बना है, इसमें कैसे क्या है। तो इसको पता चल गया कि एक बार ऐसे खोजते खोजते एक अंतिम छोर पे पहुंचा, वहाँ से इसको मिल गया एक कोशिका। लेकिन वो कोशिका था मरा हुआ, क्योंकि उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा था, हिल डुल नहीं कर रहा था, इसीलिए क्या कहा? मरा हुआ। ऐसे याद रखना, रॉबर्ट हुक कोशिका को हुक से जो निकाला ना वो मर गया। रॉबर्ट हुक कोशिका को हुक से निकाला तो वो मर गया, इसीलिए हुक मृत कोशिका की खोज किया। कौन सा कोशिका? मृत कोशिका का खोज किया। इसके बाद आया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन आया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को शॉर्ट में हम ल्यूवेनहॉक भी कहते हैं। ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज कर दिया। जीवित कोशिका की खोज किया। जीवित कोशिका कैसे? ल्यूवेनहॉक तालाब के पानी को सैंपल लाया, एक डब्बा में तालाब का पानी बंद कर लिया, मतलब एक डब्बा तालाब का पानी लिया, उसको बंद करके अपने लैब में लाया। फिर उसे ये भी सूक्ष्मदर्शी के निकट उसको लाया, पानी को गिराया, और उस पानी में देखा कि बहुत सारा जो जीव है ना वो तैर रहा है उसमें, मतलब मूव कर रहा है। इसलिए कहा ओहो ये पानी लाया, तो मतलब ल्यूवेनहॉक पानी लाया। ल्यूवेनहॉक किस पानी में खोज किया था? तालाब के पानी में खोज किया था। कौन से? सजीव कोशिका की, मतलब जीवित कोशिका की खोज किया था। इसीलिए कहते हैं ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसने बैक्टीरिया का खोज किया था। ठीक है, पानी में बैक्टीरिया का खोज किया था, प्रोटोजोआ की खोज किया था। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा की खोज किया था। ये क्लेमाइडोमोनास, ये सब भी एक कोशिकीय जीव है। तो ठीक है, इस सब का खोज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ,
स्पर्म सब पर भी रिसर्च किया था ये, तो यहाँ तक ये खोज किया था, इसीलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये रॉबर्ट हुक जो था इसको कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि ये कोशिका का खोज तो किया था, भले मृत हो गई जीवित हो, लेकिन हालांकि मृत कोशिका की खोज किया था, लेकिन कोशिका का ही तो खोज किया था ये, तो कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी इसको कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। किसको कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। और रॉबर्ट हुक का ही एक बुक है, कौन सा? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। और इसका ल्यूवेनहॉक का बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर, सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है। ओ, देखना पड़ेगा वीडियो ठीक से चल रहा है कि नहीं। ल्यूवेनहॉक एकदम ठीक चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका सबसे पहले सबसे पहले कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था, क्योंकि वो हुक से निकाला था, इसीलिए कोशिका मर गया, इसीलिए उसको कहते हैं मृत कोशिका की खोज किया था। किससे किया था? पेड़ के छाल मतलब कॉर्क से किया था। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक किया था। और मृत कोशिका को क्या कहते हैं हम? नेफ्रोसिस कहते हैं। उसके बाद आया, ये खोज किया था 1600, जो रॉबर्ट हुक है ना, ये खोज किया था 1665 ईस्वी में। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो आया, ये खोज किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज। मृत कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में, जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी कहते हैं। और मृत कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। उसके बाद ल्यूवेनहॉक किसका खोज किया था? जीवित कोशिका का खोज। किसके लिए, मतलब किससे खोज किया था? तालाब के पानी से खोज किया था, इसीलिए कहते हैं तालाब पानी लाया ल्यूवेनहॉक, तालाब का पानी लाया ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ऐसे याद रखना, लाया ल्यूवेनहॉक, LL समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जीवित कोशिका का खोज क्या, अब क्योंकि पानी में उसमें गिरा के देखा ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसमें मूविंग कर रहा था, इसीलिए कहा ओहो ये कोशिका जीवित है, ये कोशिका जीवित है। इसीलिए देखो कोशिका जीवित था, तो इसीलिए कहा इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लेकिन इसको क्या कहा? फादर ऑफ साइटोलॉजी। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी लेना पड़ेगा। देखो, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक का बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया किसका बुक है? रॉबर्ट हुक का बुक है। और रॉबर्ट हुक कैसा कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1665 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि ये साइटोलॉजी मतलब कोशिका, मतलब साइटो मतलब कोशिका, साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। कोशिका के अध्ययन के पिता किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1674 ईस्वी में किया था। अब देखो इसका बुक का नाम क्या था? सीक्रेट ऑफ नेचर। ल्यूवेनहॉक के बुक का नाम
सीक्रेट ऑफ नेचर था। अब देखिए यहाँ कोशिका में आएंगे ना, और नीचे आएंगे तो दो वैज्ञानिक आपको मिलेगा, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ये थे पादप विज्ञान का जनक। पादप विज्ञान का जनक नहीं, पादप विज्ञान पर रिसर्च कर रहे थे, मतलब बोटनी पर। और ये स्वान जो है ये जूलॉजी पर, मतलब जंतु विज्ञान पर रिसर्च कर रहा था। मतलब ये गाछ वृक्ष पर रिसर्च कर रहा था, ये एनिमल पर रिसर्च कर रहा था। ये दोनों देखा तो यहाँ से सेल प्रिंसिपल दिया इसने। इसने सेल प्रिंसिपल दिया और कहा कि सभी जीव जो बना हुआ है वो कोशिका से ही बना हुआ है। ठीक है, कोशिका से मिलके बना हुआ है। जैसे घर को बनाने के लिए ईंट का ज़रूरत पड़ता है, पर बहुत सारे ईंट मिलके एक दीवार का निर्माण करता है, उसी तरह मानव शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में बहुत सारे कोशिका मिलाकर एक ऊतक का निर्माण करता है। ऊतक आगे वाले चैप्टर में आएगा तो उसको डिटेल से देखेंगे। ऊतक का निर्माण करता है और बहुत सारे ऊतक मिला के एक अंग का निर्माण करता है। बहुत सारे अंग को मिलाकर एक अंग तंत्र का निर्माण करता है। बहुत सारे अंग, मतलब अंग तंत्र ही बॉडी का निर्माण करता है। मतलब बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे स्लाइडेन जो है ये पादप विज्ञान पर रिसर्च कर रहा था, स्वान जंतु विज्ञान पर रिसर्च कर रहा था। लेकिन ये दोनों मिलके एक प्रिंसिपल दिया, सेल थ्योरी। सेल मतलब कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, उसी में इसने देखा कि हम प्रत्येक जीव जो है कोशिका से मिलके बना हुआ है। जैसे एक दीवार को बनाने के लिए बहुत सारे ईंट का ज़रूरत पड़ता है, वैसे ही एक शरीर में एक ऊतक को बनाने के लिए बहुत सारे कोशिका की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और बहुत सारे ऊतक मिलकर शरीर का निर्माण करता है। जैसे बहुत सारी दीवार मिलकर एक बिल्डिंग का निर्माण करता है कि नहीं करता है, घर का, उसी तरह पूरे बॉडी एक घर है। ठीक है, घर है। इसके अनुसार स्लाइडेन और स्वान के अनुसार तो पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। ठीक, इसने एक बात और कहा कोशिका जो है शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक मतलब प्रत्येक कोशिका अपने अंदर का काम खुद ही करता है, ये हुआ क्रियात्मक। और संरचनात्मक इकाई मतलब प्रत्येक कोशिका की संरचना है, एक रचना के मतलब उसका स्ट्रक्चर है कुछ ना कुछ। ठीक है, और अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरे शरीर को बिल्डिंग किया है। ये है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इकाई मतलब यूनिट, एक यूनिट, एक। तो बॉडी शरीर के यूनिट कौन है, कोशिका है। इसके बाद आया एक वैज्ञानिक और, स्वानसॉन। स्वानसॉन आया। ये स्वानसॉन मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी है। मतलब आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता कहलाता है। क्यों कहलाता है? ये सेल थ्योरी तो इसी ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। लेकिन ये नहीं बता पाया था स्लाइडेन और स्वान क्या दिया था, कोशिका का सिद्धांत। लेकिन कोशिका के सिद्धांत देने में ये असफल रहा इस बात को बताने के लिए कि कोशिका जब कहीं पे कट जाता है तो देखता है कि फिर से वो भर जाता है। तो भरता कैसे है? वो दाग जो है, मतलब कोशिका जो घाव गड्ढा है वो भर जाता है, तो वो भर कैसे जाता है? कोशिका क्या प्रजनन करता है या फिर कोशिका का क्या होता है जो भर जाता है? यही बात का पता कौन नहीं लगा पाया, स्लाइडेन और स्वान। इसी बात को पता लगा लिया स्वानसॉन। स्वानसॉन कहा था कि देखो कोशिका अपने आप में विभाजित होते रहता है, विभाजित होता है। इसीलिए स्वानसॉन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं। समझ गए? आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? स्वानसॉन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। आधुनिक ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की, इसीलिए इसको कहते हैं। तो यहीं पे आते हैं कि भारत के कोशिका विज्ञान का पिता कौन है? A.K. शर्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? A.K. शर्मा।
एक एस शर्मा को कहते हैं। भारत के कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? एक एस शर्मा को कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। देखो इसको मिटाते हैं। अब आप लोग बताओ हमको कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का अंडा तरबूज बराबर होता है इसका अंडा, इतना बड़ा बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग बड़ा बड़ा जानवर मतलब पक्षी होता है, उड़ नहीं पाता है, वो दौड़ता है खाली। अब एकदम बैल जानवर होता है। उसको शिकार करने के लिए आराम से शिकार कर लेता है, क्योंकि वो देखता है छुपने के लिए जब जाता है शिकारी से, तो किसी झाड़ी में मुंह ऐसे करके घुसा देगा, अकेले हम छिप गए हैं, शरीर उधरे है दिख रहा है। उसको शिकारी पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ने आसानी से नहीं देता है, वो अटैक वो भी करता है। लेकिन खैर, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ये बड़ा कोशिका है। दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये छोटा कोशिका है। दुनिया का सबसे लंबा कोशिका कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन ये दुनिया का सबसे लंबा कोशिका है। न्यूरॉन मतलब ब्रेन का कोशिका, क्योंकि ब्रेन का कोशिका लंबा होता है भाला जैसा। और मानव शरीर की बात करिए तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी, ब्रह्मांड में तो जीव का खोज अभी पृथ्वी के अलावा तो कहीं हुआ नहीं है, तो हम ब्रह्मांड कह सकते हैं वैसे, लेकिन पृथ्वी के लिए ये एलिजिबल रहेगा बढ़िया से। ठीक है, तो पृथ्वी ये लेके चलते हैं। तो पृथ्वी पर का सबसे बड़ा कोशिका होगा ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद सबसे छोटा कोशिका होगा माइकोप्लाज्मा। ये एक कोशिकीय जीव है, उसमें भी परिपूर्ण नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे लंबा कोशिका धरती पर का न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन होता है। ठीक है, अब मानव में देखते हैं। मानव में तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? ओवम। ठीक है, और सबसे छोटा कोशिका कौन है? स्पर्म है, मतलब शुक्राणु। सबसे बड़ा कोशिका मानव में कौन होगा? ओवम मतलब अंडाणु। और सबसे छोटा कोशिका कौन होगा? स्पर्म मतलब शुक्राणु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन होगा? माइकोप्लाज्मा। दुनिया का सबसे लंबा कोशिका, लंडा हो गया क्या? लंबा कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। मानव में आते हैं तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? ओवम है। सबसे छोटा कोशिका कौन है? स्पर्म है। सबसे छोटा स्पर्म इसलिए होता है क्योंकि इसको ट्रेवल करना होता है। आप जानते हो रिप्रोडक्शन जब मतलब जिस समय रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो कोशिका को वजाइना से ट्रेवल करके फॉलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ता है। अब जाएगा, क्योंकि ये बड़ा होगा तो जाएगा कैसे? भारी होगा, तो इसीलिए इसको छोटा बनाया गया है। प्रकृति देखो कितना दिमाग वाला था, इसको छोटा बनाया, थोड़ा सा पूंछ भी दे दिया, पूंछ ऐसे ऐसे करके ट्रेवल करके पहुंच जाता है। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में, लेकिन यहाँ तो हम कोशिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, आरबीसी जो होता है ना, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो अपने आकार को बदल लेता है। जैसे मान लो वो गोल है तो कभी चौकोर हो जाता है, ऐसे वाला शेप जो है आरबीसी का। मतलब कोई अगर कहेगा कि कौन सा कोशिका अपने आकार को बदल लेता है तो आरबीसी क्यों आ जा रहा है बार बार? डब्ल्यूबीसी। तो कौन सी कोशिका अपने आकार को बदल लेता है? डब्ल्यूबीसी है। ठीक, ये अब आते हैं कोशिका पर। मजा आ रहा है? अभी तो कोशिका ही चल रहा था, लेकिन मेन हम कोशिका में इंटर नहीं किए थे, अभी हम इंटर करने वाले हैं। देखो हमारा ये है कोशिका, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस।
यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ठीक है, लाइसोसोम, एक और होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, लाइसोसोम। अरे आएगा तो देख लेंगे, ये को छूट रहा है, इसको मतलब कराते कराते ये ध्यान में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये है कोशिका हमारा, ये क्या है, सेल। हाँ, सेंट्रोजोम है, आ गया ना। ये सेल है। देखो, सेल एक ये पूरा स्ट्रक्चर है सेल का, और ये आप देख रहे होगे कि सेल एक दीवार के अंदर है, दीवार है सेल के ऊपर, और दीवार के अंदर बहुत सारा खजाना है इसका। ये खजाना ही है, और इसी दीवार को कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखो, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, लिपिड मतलब वसा, फॉस्फोरस और वसा का मिक्सचर होता है। ये दीवार जो देख रहे हैं ना, ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ये दीवार कोशिका झिल्ली कहलाता है, और ये दीवार कोशिका को आकार प्रदान करने में मदद करता है, मतलब आकार को बनाए रखता है। कोशिका जैसे गोल है, तो गोल बनाने में कौन मदद कर रहा है, ये दीवार ही तो मदद कर रहा है। दीवार नहीं रहता तो कोशिका ही नहीं रहता। अब देखिए, ये कोशिका झिल्ली दोनों में रहता है, पादप और मतलब पेड़ पौधा और मानव या फिर जंतु, दोनों में। वनस्पति में भी रहता है और जंतु में भी रहता है। दोनों में कौन रहेगा, झिल्ली रहेगा। और इसी के ऊपर रहता है कोशिका भित्ति। ये थोड़ा कठोर होता है, लेकिन ये सिर्फ पादप में होता है, वनस्पति में होता है। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। ये थोड़ा कठोर होता है, इसीलिए पेड़ पौधा का बाहरी भाग देखेंगे कठोर होता है बहुत। जैसे हम यहाँ देखेंगे मानव का या फिर कोई भी जानवर का, यहाँ पे बहुत नॉर्मल होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन पेड़ पौधा का बहुत हार्ड होता है। ये हार्ड देने का काम कौन कर रहा है, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति कर रहा है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के ऊपर रहता है कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये बना होता है सेल्यूलोज का, पेड़ पौधा में। सेल्यूलोज का बना होता है। देखिए, एक एक करके हम इसमें इसका ऑर्गन देखेंगे हम, ठीक है। एक एक करके ऑर्गन देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि इसके अंदर में एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको भी देखेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखने में तो मज़ा आता होगा, क्योंकि डायग्राम तो बहुत सुंदर है। अरे भाई, आर्टिस्ट आदमी हूँ। ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन गुड़िया गुड्डा वाला ड्राइंग बढ़िया नहीं होता है हमसे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं। ये मीट नहीं रहा, इसका मतलब इसमें पानी चाहिए क्या।
साइंस पढ़ेंगे तो लॉजिक लगाना तो सीख ही जाएंगे। क्यों, सही कह रहे हैं ना। देखो अभी हम देखे थे कोशिका था, कोशिका के ऊपर झिल्ली था, झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति था, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, मतलब वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति वो सिर्फ उसी में पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली ही कोशिका को आकार देने में मदद करता है कि कोशिका कैसा होगा। ठीक है, तो कोशिका में देखे थे कि हम बहुत सारे ऑर्गन था, उसमें एक था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए क्या है, शरीर के दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है ये, मतलब सेल ऑर्गन है। शरीर मतलब कोशिका के दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, कोशिकांग सेकेंड दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, इसका खोज कौन किया था? 1880 में इसका खोज किया था रिचर्ड अल्टमैन। सीधा अल्टमैन लिखो, अल्टमैन इसका खोज किया था। ठीक है, 1880 ईस्वी में। हालांकि तब इसका नाम कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, बाद में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया गया। ठीक है, अल्टमैन 1880 ईस्वी में इसका खोज किया था। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखो इसको कहते हैं हम बाह्य झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। इसको कहते हैं हम बाह्य झिल्ली। ये इस बगल से होगा शायद। और ये जो अंदर में देख रहे हैं उंगली जैसा रचना होता है, ये पूरा पाइप होता है, ये पाइप है, ये इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। लेकिन इस पाइप का जो दीवार है ना, इसको कहते हैं आंतरिक कोशिका झिल्ली, मतलब आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी कहते हैं। ये जो पतला सा देख रहे हैं लाइन, ये दीवार है, इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो इसको कहते हैं क्रिस्टी। देखो इस पाइप के अंदर जो उंगली जैसा रचना है क्रिस्टी, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड। इसको कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और इसी में हमारा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है भैया? हम जो भी चीज़ खाते पीते हैं वो पचता है, पच के वो ग्लूकोज जो बनता है, ठीक है, वो जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले सेल में जाता है, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया खींच लेता है, उसको काछ लेता है ऐसे करके काछ के अपना अंदर इसमें घुसाता है। जैसे ही इसमें आता है, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल चलता है। जो ग्लूकोज होता है ना, उसको पीस के क्रेब्स साइकिल के दौरान, क्रेब्स चक्र के दौरान, इस अंदर में इसको पीस के एकदम से एटीपी का निर्माण करता है। जैसे ही 38 एटीपी पुरता है, एक पैकेट बना देता है, वो हो गया आपका एक पैकेट ऊर्जा। एक पैकेट क्या हो गया? ऊर्जा। तो 38 एटीपी मिलकर ऊर्जा का निर्माण करता है। 38 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 38 एटीपी मिलकर के एक ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, एक पैकेट ऊर्जा का निर्माण करता है। एक ऊर्जा मतलब क्या? एक पैकेट होगा। तो ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी में बदलता है, किसके दौरान? क्रेब्स चक्र के दौरान। और इसको इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन ये देख रहे होगे इस झिल्ली, ये जो एक्सटर्नल झिल्ली है और इस झिल्ली के बीच में खाली जगह है, ये वाला खाली जगह, ये वाला खाली जगह, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी।
माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में होता है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कहाँ से आ गया? डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन इसमें भी डीएनए होता है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ डीएनए ही नहीं, राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम, ठीक है। प्रोटीन भी बनाता है, खुद का केयर भी करके रखता है, लेकिन 100% केयर नहीं कर पाता है। 80% क्रिया अपने, इसके पास दिमाग भी है, डीएनए है, दिमाग है, 80% काम खुद ही करता है, ठीक है। 80% काम करता है खुद ही। तो क्या देखे आप, माइटोकॉन्ड्रिया ये है, इसमें 2 झिल्ली होता है, एक बाह्य झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर भरा रहता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक द्रव है, लिक्विड, और मैट्रिक्स के अंदर होता है डीएनए। इसी के अंदर होता है राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। राइबोसोम 2 तरह का होता है, अभी बताते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाली जगह होता है दोनों झिल्ली के बीच में, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, ठीक है। अब देखिए, जब हमारा भोजन पच के जाता है, ग्लूकोज, ठीक है, पच के जैसे जाता है, तो शरीर का कोशिका क्या करता है कि उस भोजन को काछ लेता है, शरीर से पचा हुआ भोजन को काछ लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक क्रेब्स चक्र चलता है, किसमें? मैट्रिक्स में। क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी बनाता है। यही एटीपी हमारा ऊर्जा है। जैसे ही 38 एटीपी बनाता है, वैसे ही 1 पैकेट ऊर्जा का निर्माण कर लेता है, और यही ऊर्जा शरीर को चलने के लिए, काम करने के लिए, बोलने के लिए, दौड़ने के लिए मदद करता है। दौड़ने में ऊर्जा का खपत होता है कि नहीं होता? यही ऊर्जा बना रहा है, देख रहे हैं, यही ऊर्जा क्या कर रहा है? बना रहा है। देख रहे हैं फीना मीना कैसे चल रहा है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? अल्टमैन, रिचर्ड अल्टमैन किया था। कितने में? 1880 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर का झिल्ली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक होता है बाह्य झिल्ली, एक होता है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली को कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एक फ्लूइड है, मतलब द्रव है, लिक्विड। और इसी के अंदर होता है डीएनए। डीएनए और डीएनए के बाद क्या होता है? 70S का राइबोसोम, किसमें? फ्लूइड में। और दोनों झिल्ली के बीच का खाली जगह क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहलाता है, ठीक है। ये सही है। ये क्या है? क्रेब्स चक्र चलता है, किसमें? इसमें। क्रेब्स चक्र के दौरान ही क्या बनता है हमारा? 38 एटीपी बनता है। यही 38 एटीपी बन के मिल के क्या करता है? 1 पैकेट ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे हम लोग कुछ जो भी काम होता है वो कर पाते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं राइबोसोम, क्योंकि यहाँ देखें 70S का राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है भैया? ये तो देखना ही पड़ेगा। देखो, राइबोसोम का खोज कौन किया था? पैलेड। कौन खोज किया था? जॉर्ज पैलेड। कितने में? 1955। मिट नहीं रहा है ठीक से। देखो, राइबोसोम, इसका खोज कौन किया था? जॉर्ज पैलेड। कितने में किया था? 1955। इतने में किया था ये। तो जॉर्ज पैलेड इसका खोज किया था 1955 ईस्वी में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो पढ़ रहे थे हम अभी, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह भी कहते हैं, फैक्ट्री भी कहते हैं। ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, क्योंकि वहाँ ऊर्जा बन रहा था, पावर बन रहा था। पावर जनरेट कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए उसको कहते हैं। तो राइबोसोम का खोज कौन किया था? जॉर्ज पैलेड। राइबोसोम उघारे घूमता है। एक कोशिका में लगभग 10 लाख राइबोसोम होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है, मतलब सिंपल आरएनए कह सकते हैं।
ये राइबोसोम किससे बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। जबकि ये जो राइबोसोम है इसका खुद का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन का ग्रह, मतलब प्रोटीन हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन का ग्रह घर क्यों कौन है? राइबोसोम है। तो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम एक कोशिका में, एक सेल में लगभग 1 मिलियन राइबोसोम होता है। 1 मिलियन राइबोसोम होता है एक सेल में। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, समझ रहे हैं? इसमें कोई झिल्ली नहीं होती, जैसे अभी माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे ऐसे करके एक झिल्ली था ऊपर में, लेकिन इसमें कोई झिल्ली ऊपर में नहीं होता है। उघारे घूमता है, प्रोटीन बनाता है, मस्त से रहता है इसको कोई गम नहीं है जीवन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।